नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे द मल्टी कलर न्यूज चैनल में। सर, आपका हमारे शो द मल्टी कलर न्यूज चैनल में स्वागत है। सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम दिलेश्वर सिंह हुआ। मेरा घर ग्राम सोनपुरा के टिकुलिया में हुआ। मेरा जन्म वहीं हुआ और मेरे पिताजी स्वर्गीय गनौरी सिंह हुए, जो सोनपुरा मिडिल स्कूल में बहुत दिनों तक अध्यापन करके वहीं से सेवानिवृत्त हुई। मैं 3 भाई होता हूँ। बड़े भाई श्री रूपनारायण सिंह, जो वो भी टीचर से रिटायर किए हैं। महिले भाई थानेश्वर सिंह, वो भी शिक्षक से रिटायर किए हैं, जो अभी घर पर रहते हैं। मेरा शिक्षा जो है वहीं मध्य विद्यालय सोनपुरा से ही हुआ। 7वां तक पढ़ने के बाद 8वां क्लास में मैं तरहसी उच्च विद्यालय में गया। 1 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद मैं पांकी उच्च विद्यालय में आ गया और यहीं से मैं 1968 में मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद मैं ढलटेन जीएलए कॉलेज से इंटर का फर्स्ट पार्ट पास किया, जो उसमें पराग कला कहलाता था। और बीए इंटर जो होता था, ये जो कहलाता था, पहले बीए पार्ट 1 कहलाता था। तो इंटर यानी पराग कला पास करने के बाद 1 साल के बाद मैं लातेहार टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में चला गया और वहां से 1973 में ट्रेनिंग पास करने के बाद मैं घर पर ही रहा, कॉलेज से जुड़ा रहा, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से बीए पार्ट 1 को पास किया। इसके पश्चात मैं रांची चला गया और रांची वहाँ डीएचएमएस में एडमिशन लिया। एडमिशन लेकर के वहीं क्लास किया। उसी बीच में मैं प्राइवेट रूप से ही स्नातक की भी डिग्री प्राप्त किया रांची कॉलेज रांची से। वहाँ जब मैंने 1976 में डीएचएमएस की डिग्री ले करके डीएचएमएस वो होम्योपैथिक? हाँ, होम्योपैथिक डिग्री था। उसके बाद मैं दीपौआ हाई स्कूल में चला गया। उसके पहले मैं कुछ दिनों तक प्राइमरी में भी काम किया था, लेकिन हाई स्कूल में जाने के बाद उसको रिजाइन कर दिया और 1979 से 1984 तक
दीपुआ हाई स्कूल में रहा। उसके बाद मैं तेतराई हाई स्कूल में ट्रांसफर में आ गए और तेतराई हाई स्कूल में जब मैं आया तो लगभग 12 वर्षों तक वहां काम किया। अच्छा, टीचर के रूप में? टीचर के रूप में। और 1995 में सरकार की नीति बनी, सबको जो भी 10 वर्ष से अधिक हैं सबको जिले से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। अच्छा, और उसी क्रम में जितने भी टीचर यहाँ थे सबका जिला बदल गया। मैं भवनाथपुर प्रखंड के हरिहरपुर हाई स्कूल में गया, जो सोन नदी के तट पर स्थित है और काफी सुदूर इलाका है। उस समय वहां जाने के लिए मात्र एक बस चलती थी डाल्टनगंज से। अच्छा अच्छा। कच्ची सड़क थी, वह भी बरसात के दिनों में बंद हो जाया करती थी। खराब रोड की वजह से? हाँ, जंगली रास्ता था, खराब रोड था, कहीं कोई आने जाने का कोई साधन नहीं था। भवनाथपुर से 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था और दूसरा रूट था वहीं से कोयल पार होकर के मोहम्मदगंज स्टेशन आना पड़ता था। अच्छा। और मोहम्मदगंज स्टेशन से आप डाल्टनगंज जा सकते थे। तो हम लोग उसी हिसाब से चलते थे, कभी मोहम्मदगंज से होकर के जाते थे, कभी भवनाथपुर होकर के जाते थे। लेकिन वहां भी रह करके मैंने सफलतापूर्वक वहां काम किया और उसके बाद हम 99 में जून में पांकी आ गए। पांकी हाई स्कूल में योगदान करने के बाद यहाँ मैंने सफलतापूर्वक कार्य किया और जब भी मैंने किसी भी हाई स्कूल में रहा, प्रधानाध्यापक का जितना भी काम होता था लगभग मैं उसे निभाता था और उसमें कहीं मुझे कोई हिचक नहीं होती थी। और वहां से रह करके 60 साल उम्र पूरा करने के बाद जनवरी 2013 में मैं सेवानिवृत्त होकर के मैं अपने नवनिर्मित पांकी आवास में ही रह रहा हूं और यहीं से सारे कार्यों का संपादन करता हूं, निगरानी कर रहा हूं और जितनी गतिविधियां हैं लगभग मैं यहीं से ही पूरा करता हूं। जहां तक पब्लिक जनसंपर्क की बात है तो निवृत्त होने के बाद मैं पूर्ण रूप से जनता की सेवा में लगा रहता हूं, चाहे वह जिस तरह का काम हो। और दिन के आवर में चिकित्सीय काम करता हूं और बहुत लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। और हमारा जो सिद्धांत है कम खर्च में बेहतर इलाज, क्योंकि मेरा मानना है कि देहात के लोग शहर में इलाज कराने जाते हैं और हमारा मानना है कि अगर शहर के लोग देहात में इलाज कराने अगर नहीं आते हैं
तो सफल नहीं माना जाएगा। जी हाँ। सफल तभी माना जाएगा जब शहर के लोग देहात में आ जाए। और इसको मैं बड़ी सफलतापूर्वक निभाया हूँ। आज जो शहर है डाल्टनगंज या गया है, डेहरी है, इमामगंज है, आपका बालूमाथ है, तो ये दूर दराज के लोग जो है, लातेहार है, सतबरवा है, ये दूर दराज के लोग भी आज हमारे पास आते हैं और संतुष्ट हैं, जिससे उनके संतुष्टि से मुझे भी काफी संतुष्टि मिलती है कि चलिए भगवान का दिया हुआ जस है, उससे अगर आप लाभान्वित होते हैं तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। सर अगर शिक्षक जीवन की बात करें तो शिक्षक जीवन में सर सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी आपके लिए? देखिए, जहां तक शिक्षक जीवन की बात है तो हमारे साथ दो चीजें हमेशा मैं अपने साथ रखता हूं। समय की पाबंदी और अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा। जब तक मैं शिक्षा जगत में रहा, शिक्षण का कार्य किया, कभी भी मैं शिक्षण कार्य में कोताही नहीं किया। बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि हमारे घंटी के पहले घंटियां खाली रह जाती थी, फिर भी हमारे घंटी का इंतजार लड़के करते थे और हमारा घंटी करके ही लोग जाया करते थे। और जिसका प्रभाव आज है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं। जब उनसे मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि जब वे कहते हैं कि सर आप ही के पढ़ाए हुए हम इस पद पर पहुंच चुके हैं, तो यह सुनकर के मुझे बहुत खुशी होती है और शांति मिलती है कि हमने अपने जीवन काल में कभी कर्तव्य के प्रति बेईमानी नहीं किया और उनकी प्रशंसा ही हमें प्रतिफल को उजागर करता है। और सर अगर कठिनाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा कुछ पल आया जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये बहुत ज्यादा कठिन समय मेरा गुजर रहा है? नहीं, हमरे क्योंकि मैं जब हरिहरपुर में था तो सिर्फ वहां भी हम लोगों को आने जाने में कठिनाई थी, लेकिन जब मैं सेवा भाव से काम करता था तो कहीं से हमारे प्रति किसी का कोई इल मोटिव नहीं आया। बल्कि मैं एक घटना बताता हूं कि जब मैं हरिहरपुर में था तो एक लड़का था वहां जो माओवादी का लड़का था और वह किसी को नहीं समझता था। उससे सब आजिज थे, क्लास में प्रमोशन उसका होते जाता था। संयोग बस एक दिन हमारे क्लास में था वो और बीच घंटी में ही वह वहां से निकल करके जाने लगा। अच्छा। मैंने उससे पीछा किया और उसको बाल पकड़कर 2 तमाचा मारा। सभी लड़के काफी अचंभित हो गए और कहने लगे कि आज तो वो लड़का पिटा गया। चारों तरफ इलाका में चर्चा होने लगी, वह पिटा गया है, पिटा गया है, देखिए क्या इंजाम होता है। वह लड़का अपना घर चला गया
और घर जाकर के अपने पिताजी से भी शिकायत किया, यह समझ करके कि जो पिटाई हमारी हुई इस पर एक्शन ले लेंगे। लेकिन पिताजी ने ही उसको डांटा कि जरूर कोई गलती किया होगा तभी जो है तुम्हारी पिटाई हुई। दूसरा दिन वह लड़का स्कूल आया, सारे लड़के प्रार्थना में खड़े थे, सारे स्टाफ खड़े थे। एक खौफनाक स्थिति बनी हुई थी कि ऐसा नहीं कि वह पिस्तौल चला दे, कुछ कर दे, लेकिन मैं निर्भीक था और निर्भीक होने के कारण वह किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सका। और उस दिन के बाद से वह स्कूल आना बंद कर दिया। मैंने जब पूछा कि आखिर क्यों आना बंद कर दिया, वह कहा कि हम अब यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है किसी को सुधारना। जी हाँ। तो हम कहा कि अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं टीसी दे देता हूं। वह गढ़वा में नाम लिखाने की इच्छा व्यक्त किया। हम कहे कि जाओ, गढ़वा में नाम लिखा जाएगा, नहीं अगर लिखागा तो मैं लिखवा दूंगा। टीसी दे करके उसको गढ़वा भेज दिया और गढ़वा में ही रह करके वो पढ़ने लगा। आते जाते जब कभी उससे भेंट हो जाती थी गढ़वा बस स्टैंड में या शहर में, तो उसमें मैंने बहुत परिवर्तन देखा। सबसे पहले तो वह चरण छू करके प्रणाम करता और कहता कि सर चलिए नाश्ता करके ही जाना होगा। तो इस तरह से उसको भी मैंने सुधार दिया और आज वह सफल जीवन जी रहा है। तो जब भी मैंने पढ़ाया है कहीं भी, तो जो छात्र किसी से नहीं सुधरते थे उसको मैं अपने टारगेट में लेकर के उसको सुधार दिया है। और बहुत से छात्र हैं, चतराई में भी कुछ छात्र ऐसे थे जो किसी को नहीं गमते थे, उनको भी मैंने सुधार दिया और आज वो सब जो है नौकरी कर रहे हैं। वो ये हमारे कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को कैसे निपटा जाएगा, निपटने में बहुत तरह की समस्या आती है, आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है, लेकिन सारे पहलुओं को देखते हुए भी मैं हिम्मत से काम लेता हूं और निडर होकर के काम करता हूं। इसलिए तू कर क्या सकता है, ज्यादा करेगा तो किसी की हत्या कर सकता है, इससे बेसी तो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमेशा हम तैयार रहते थे। और मैं मानता हूं कि जब आप निडर होकर के काम कीजिएगा तो वो जो आदमी गलत किया है वो स्वयं डर जाएगा और आप अगर भयभीत हो जाइएगा तब तो सबल हो जाएगा। यहां तक कि मैंने पांकी में भी रह करके कई ऐसे छात्रों को भी ठीक किया है जो काफी शैतानी करते थे, हरकत करते थे, लेकिन वो भी छात्र आज हमें गुणगान करते हैं कि इन्होंने ही हमारे जीवन को सुधार दिया है। तो कठिनाइयां तो आती ही हैं, संघर्ष में जीवन है। तो एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन। तो कहीं कहीं रिस्क उठाना पड़ता है। लास्ट में
जब मैं पाखी में था 2 साल प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया, लेकिन हमने कभी भी किसी टीचर को या किसी को वैसा तंग नहीं किया। एक सद्भावना भाव से हमने काम किया, जिसका प्रतिफल है कि आज भी हाई स्कूल में किसी तरह का जो कार्यक्रम होता है तो मुख्य अभिभावक के रूप में या मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया जाता है, और जो सम्मान पहले था वही सम्मान आज भी दिया जाता है। सर, जैसे फिलहाल में अभी आप मजदूर किसान महाविद्यालय डंडार कला के सचिव भी हैं, तो सर इस महाविद्यालय के बारे में सर बताइए कि इसका इतिहास क्या है। इस महाविद्यालय को यहाँ पे बनाने के लिए सर मन में ख्याल कैसे आया, और इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, और सर इनमें किन किन लोगों की भागीदारी थी। देखिए, जहाँ तक मजदूर किसान महाविद्यालय की बात है, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने इसके बारे में सोचा जी। जब तेतराई हाई स्कूल की स्थापना की जा रही थी, उसी समय ये चर्चा आई थी कि तेतराई नहीं डंडार में हाई स्कूल खोला जाए, लेकिन वहां समस्याएं थी, तो वहां कहा गया कि वहां हाई स्कूल नहीं, वहां कॉलेज खोला जाएगा जी। और इसी को ध्यान में रखा गया था। तो उसी कॉलेज को चलाने के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए जी। तो लोगों ने पता लगाया कि डंडार में कुछ जमीन है जो राज्यपाल को डोनेट किया गया है। जी। तो उस समय डंडार में युवा ग्राम कल्याण समिति चलती थी, सक्रिय भूमिका में थी। जी। तो डंडार ग्राम में होने के नाते युवा ग्राम कल्याण समिति के सदस्यों को ये बातें अच्छी लगी, तो उन लोगों ने इस पर थोड़ा पहल किया और पहल करने के बाद पास हुआ कि यहां खोला जाए। तो सर्वप्रथम आपको 24 मार्च 1981 को इसका स्थापना किया गया। चूंकि नई नई संस्थान थी, इसलिए सभी के पास काफी जोश था और इसमें डंडार कला के लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। साथ में बालेश्वर सिंह जो बरवैया के निवासी, जो मिडिल स्कूल के टीचर थे, उन्होंने भी काफी अग्रणी भूमिका निभाया। गांव देहात के भी लोग काफी सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वहां पर एक कच्चा 4 रूम का 4 कमरे का बिल्डिंग बनाया गया। खपड़ेल था, क्योंकि उस समय पक्का वर्क होता नहीं था, और वहीं से इसका शुरुआत हुआ। जगह जगह से चंदा मांगा गया, कर्मचारियों को बहाल किया गया, कर्मचारियों ने अपना डोनेशन कुछ दिया, जिसके सहारे वह आगे बढ़ा। पब्लिक ने कहीं से बांस, कहीं से लकड़ी, कहीं से खपड़ा, ये सब धो धो करके काफी मेहनत किया लोग, और वहीं से चलना शुरू हो गया।
चूंकि उस समय जो कॉलेज खोला गया था वह इंटर और डिग्री दोनों साथ साथ चल रहा था। अच्छा, मतलब एक ही भवन में? हाँ, एक ही भवन में था, शुरुआती दौर था। जी। तो इस बीच में चलता रहा। उस समय जब मैं तेतराई में आया था तो 1987 में वहां पर कुछ आपस में विवाद हो गया था, जिसमें युवा ग्राम कल्याण समिति एक तरफ हो गई और बालेश्वर सिंह का ग्रुप जो था वो एक तरफ हो गया। काफी द्वंद्व चला। उस समय संभवतः अध्यक्ष थे बहादुर सिंह। अच्छा। तो बहादुर सिंह अध्यक्ष थे, तो उनके पुत्र थे केदारनाथ सिंह जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे। उन्होंने एक प्रपोजल वहां लोगों को दिया कि हमारे बारे में कि मैं इनको दे रहा हूं, अगर आप लोग अलाउ कीजिएगा तो चाहे पिताजी से कोई अनर्गल काम ना करा दे। अच्छा। कि अध्यक्ष थे जी। जो लोग मुझे जानते थे, मैक्सिमम लोग तो जानते ही थे, सहज स्वीकार कर लिया। और जब मैं उसका अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ पर लड़ाई है नियुक्ति के बारे में। अच्छा। अच्छा। पक्ष विपक्ष चल रहा है। कॉलेज के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मैंने कागजात की स्थिति जानी तो जानकारी मिली कि एफिलिएशन के लिए फाइल बढ़ा हुआ है, लेकिन पैसे के कारण वह नहीं हो पा रहा। मैंने कहा कि जब इंस्टीट्यूशन की जब तक मान्यता नहीं मिल जाती तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं, तब तक वो सुरक्षित नहीं। मैंने उसके लिए जो वांछित राशि था मैंने उसको मुहैया कराया। अच्छा। करा करके मैंने पटना भेज दिया। तत्पश्चात उसकी मान्यता मिल गई। मान्यता मिलने के बाद भी बहुत दिनों तक पत्र को गौण रखा गया, हमें भी जानकारी नहीं दी, लेकिन संघर्ष कम नहीं। और यह संघर्ष 1990 तक चला। जगह जगह कंप्लेन हुए, उसकी इंक्वायरी भी हुई, यहाँ तक कि बिहार काउंसिल से भी सदस्य आए, कई बार औरंगाबाद से सदस्य आए, एक दो बार हम लोग को भी औरंगाबाद जाना पड़ा था। उस समय मौसम प्रचार्य थे राजेश सिंह। अच्छा। इसके पहले प्रचार्य विनोद कुमार यादव हुआ था, जो कसमार हाई स्कूल में टीचर। अच्छा। तो उनके ही हस्ताक्षर से काम होता था। क्योंकि उस समय इस क्षेत्र में कोई एमए पास व्यक्ति नहीं मिलता। और
इसलिए उनको से काम लिया जाता था। तो जब राजेश बाबू आ गए, इन्होंने ही उस काम को करना शुरू किया और काफी संघर्ष चला। संघर्ष का विराम तब लगा जब माननीय विधायक श्री मधु सिंह ने पहल करके सारे कागजात को अपने पास मंगवा लिया और उन्होंने यहाँ 2 कमेटी बन गई थी, नई कमेटी, पुरानी कमेटी। दोनों कमेटियों को मर्ज करके सरैया मिडिल स्कूल में बैठक बुलाए थे, मर्ज करके तीसरी कमेटी बनाई। अच्छा। और तीसरी कमेटी का सचिव जो है नकुल महतो सरैया को बनाया। अच्छा, उनका घर सरैया में? हाँ, सरैया घर ही है। तो वे चलाने लगे। जो कमेटी बने उसमें दोनों तरफ के सदस्य थे, लेकिन वह उनका नेतृत्व भी ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि वे उनके इसके लिए जानकार नहीं। कुछ ही महीने के बाद पुनः सचिव का भार मुझे मिला और सचिव के भार मिलने के बाद मैंने उसको विधिवत संचालन करना शुरू किया। बीच में जमीन का भी मसला आया था, क्योंकि जमीन कॉलेज के नाम से नहीं था 90 के पहले ही, 87 के बाद। तो जमीन राज्यपाल के नाम से 30 एकड़ जमीन निबंधित, जो 1950 में दानदाताओं ने बेसिक स्कूल के नाम पर जमीन दिया था, लेकिन वह तो स्कूल खुला नहीं। तो एक अधियाचना की गई राज्यपाल से कि हमें 7 एकड़ इंटर के लिए, 10 एकड़ डिग्री के लिए, यानी 17 एकड़ जमीन उसमें से दिया जाए। वहां से आदेश हुआ। आदेश होने के बाद महाविद्यालय को जमीन प्रखंड के द्वारा उपलब्ध कराया गया, बंदोबस्ती कर दिया गया, रसीद पूजा भी काट दिया। तब से चलने लगी। तब तक काफी समय हो गया था। जो कच्चा बिल्डिंग था वह गिरने के कगार पर आ गया, और जब कॉलेज चलाना है तो कच्चा बिल्डिंग नहीं चल सकता। तो सर्वप्रथम मधु सिंह ने 90 में जब वो विधायक बने तो 1.5 लाख रुपया कॉलेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने दिया, और उसी से 2 भवन बनाए गए। वहीं से भवन बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और पढ़ाई भी चलना शुरू हुआ। स्टाफ थे ही। तो इसी बीच में एक हाई कोर्ट में रिट दायर किया समिति के प्रति। तो हाई कोर्ट ने के आदेश से यहाँ पर एडहॉक कमेटी का निर्माण हुआ, और एडहॉक कमेटी के निर्माण के बाद उसमें 4 सदस्य रूम रखे गए थे।
एक प्रिंसिपल थे, एक जिले कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एक विधायक मधु सिंह थे और हाँ एसडीओ, 4 आदमी का एडहोक बनाया गया और उसी से चलता चला। कुछ दिनों, क्योंकि एडहोक का लाइफ 3 महीना 6 महीना तक से ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। फिर काउंसिल के आदेश से वहां पर कमेटी का गठन हुआ। कमेटी का जब गठन होता है तो उसमें 7 या 8 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल होते हैं, शिक्षक का प्रतिनिधि होता है, विधायक होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, काउंसिल का सदस्य होता है और उसमें एक शिक्षाविद होता है और एक दानदाता सदस्य। जो दानदाता सदस्य में नियम है कि जो 25,000 से अधिक कॉलेज को दान दिया, अच्छा, उसी में से कोई दानदाता एक सदस्य हो सकता है 5 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, तो 10 सदस्य मिल करके कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव करते हैं और वही जो चुन करके आता है वही उस कमेटी का सदस्य होता है। तो चूंकि मैंने कभी भी जब काम किया उसको, तो प्राचार्य को मैंने कह दिया, कुल आदेश दिया था कि आप छूट करके काम करें, कहीं भी पैसा के बगैर कोई काम बाधित नहीं होना चाहिए, जहां घटेगा मैं पैसा दूंगा। और यही कारण है कि कॉलेज का काम प्रगति पर हुआ और कहीं किसी को कहीं कोई व्यवधान नहीं होने दिया। मुझे याद है कि जब कर्मियों से बात होती थी तो चूंकि कॉलेज बहुत दिनहीन हालत में था, कमेटी भी बैठती थी तो एक गुड़ का ढेला खा करके मीटिंग कर जाता था, स्थिति। तो मैंने 6 महीने तक यहाँ के कर्मियों को अपने मत से वेतन दिया और जब देखा कि कॉलेज के पास धीरे धीरे क्षमता बढ़ रही, कॉलेज उतना पेमेंट कर सकता है, तो धीरे धीरे मैंने कॉलेज को भार दे दिया और कॉलेज स्तर से पेमेंट होना उन लोगों को शुरू हुआ और इस तरह से इंटर जो है चलता रहा। बीच में जब कमेटी बन गई तो उस समय बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि काउंसिल के द्वारा जो स्वीकृत पद है उससे अधिक आप कर्मचारी को ना रखें। अच्छा, ऐसा करने से एक दिन सरदर्द हो जाएगा। तो उस समय स्वीकृत पद से अधिक 2-3 विषयों में शिक्षक कार्यरत थे। निर्णय के पश्चात उन पर के सर्विस पर रोक लगा दिया गया। अच्छा, जो शिक्षक वहां पे काम कर रहे थे लेकिन पद से अधिक। अच्छा, जैसे सब सब्जेक्ट में एक एक पद सृजित था जी हाँ, लेकिन उसमें 2 काम कर रहे थे, जी हाँ, उनको रोक लगा दिया। तो वे लोग को समझाया गया कि धीरे धीरे कहीं न कहीं आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा, धैर्य थोड़ा रखें। जी, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुना और उन लोग जो है उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय में केस लगभग 1-1.5 साल चला
लेकिन उच्च न्यायालय भी उन लोगों को कोई राहत नहीं दिया। सिर्फ इतना राहत दिया कि पद खाली होने के बाद अगली जो नियुक्ति होगी इसमें इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। जी। हालांकि वे लोग फिर यहां से छोड़ करके चले गए, लेकिन जो रह गए पद खाली होने के बाद उन लोग को पुनः जगह दिया गया है और कई लोग तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, एक दो काजलदाज भी हैं। तो जहां तक नियम कानून की बात है तो मैंने कभी भी नियम का उल्लंघन का प्रयास नहीं किया। सर इसमें उन लोगों को हटाया क्यों गया था? इसलिए हटाया गया था कि बहाली जो की गई थी प्रत्याशा में की गई थी कि एक विषय है इसमें इतना पद सृजित हो जाएगा, इसलिए बहाली अंधाधुंध किया गया था। अच्छा। तो सृजित पद अतिरिक्त थे तो उन लोग को पेमेंट भी देना था और कल क्लेम कर देते हैं कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं तो हमें क्यों हटाया जाएगा। इसलिए कमेटी ने उस दर्द को हटा दिया। मतलब मेन कारण पेमेंट ही था कि पेमेंट? नहीं, पेमेंट नहीं था, पद का सृजन नहीं था। अच्छा। पेमेंट तो जो होता सबको होते करता, लेकिन सृजित पद नहीं होने का कारण, क्योंकि हमारे पूर्व बहाली सबके की गई थी, हमने कोई बहाली आज तक नहीं किया। हाँ, तो पूर्व बहाली थी उसको एडजस्टमेंट नहीं हो पाता तो कल सर का दर्द बन जाता हो, इसलिए उनको रोक दिया गया था। अगर वे रहते तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं वे एडजस्ट हो जाते, क्योंकि उनके प्रति महाविद्यालय की सद्भावना थी, लेकिन वे किसी के बहकावे में आकर के अपने कर्तव्य को भूल करके और कोर्ट का सहारा लिया, तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसको मानना हम लोगों की मजबूरी थी। अब जहां तक डिग्री महाविद्यालय की बात है तो दोनों महाविद्यालय साथ साथ चलते थे। इंटर की मान्यता तो मिल गई थी जी। हम लोग 1995 तक उसको खींच करके चला रहे थे। मतलब दोनों एक ही भवन में चल रहे? हाँ, दोनों साथ साथ चलता था। हालांकि सरकार का निर्देश था कि दोनों अलग अलग चलेंगे, इंटर अलग और डिग्री अलग। तो इंटर तो एस्टेब्लिश कर गया। हम लोग सचिवालय गए पटना, लेकिन सचिवालय ने हमें कोई राहत नहीं दिया और कहा कि आप पढ़ाई बंद कर दें, आपकी मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोई संसाधन नहीं था। अच्छा। तो हम लोग निराश होकर के यहाँ पर डिग्री बंद करने की घोषणा कर दी। अच्छा। डिग्री की पढ़ाई बंद हो गई। जब झारखंड बना 2000 में, तो पुनः मेरे विचार में आया कि क्यों नहीं इस पर पहल किया जाए और डिग्री को शुरू किया जाए। क्योंकि डिग्री में जो सिक्योरिटी मनी होता था, हम अपने सचिव काल में ही वहां पर भी कुछ राशि जमा किया था। अच्छा। उस समय सिक्योरिटी मनी 50,000 हुआ करता था। वो डिग्री कॉलेज बंद हुआ था उससे पहले? हाँ, उस समय सिक्योरिटी मनी 50,000 हुआ करता था, तो हमने 10,000 रुपया वहां जमा करा दिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि डिग्री को शुरू किया जाए, जिसमें हमारे
केन सिंह का ज्यादा सपोर्ट था और राजेश बाबू का सपोर्ट था, लेकिन हम लोगों के पास पैसा उस समय नहीं था। तो हम लोग काफी धैर्य के साथ एक डीलर के यहाँ गए और उनसे सहयोग मांगा पैसा के तौर पर। उनसे हम लोगों ने 5,000 रुपया दिया। 5,000 कर्ज दिए? हाँ, कर्ज दिया और वहीं से हम लोग शुरुआत की। हम लोग लिखा पढ़ी करना शुरू किया। तो हम लोग चाहते थे कि इंटर का बिल्डिंग के आधार पर डिग्री को भी हम लोग एस्टेब्लिश करें, लेकिन जब जांच टीम विश्वविद्यालय से आई तो उन्होंने इसको नकार दिया और कहा कि जहां आपका स्थल है वहीं से इसको शुरुआत की। तो डिग्री का स्थल अलग है, जहां कोई भी कमरा नहीं था, एक जो दीवार उठे हुए थे, कुछ नहीं था वहां पर। हम लोगों ने उनको दिखाया और उन्होंने प्रेरणा दिया कि आप यहीं से शुरुआत करें। हम लोगों ने उनके निर्देशन को स्वीकार किया और उसी बिल्डिंग पर खपड़ा बांस दे करके, करकट दे करके उसको 2 रूम खड़ा कर दिया और वहीं से शुरुआत हुआ डिग्री महाविद्यालय का। 2 रूम से? 2 रूम जो करकट का बनाया गया। और सिक्योरिटी मनी की जब बात आई तो हम लोगों ने सोचा कि 40,000 रुपया और दे देंगे इस विद्यालय को तो सिक्योरिटी मनी पूरा हो जाएगा। लेकिन जब यूनिवर्सिटी से मांग किया गया सिक्योरिटी मनी के बारे में तो उन्होंने वर्तमान दर जो था वो 2.5 लाख रुपया। अच्छा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मनी 2.5 लाख रुपया जब तक आप जमा नहीं कीजिएगा तब तक आपको मान्यता नहीं मिलेगी। मतलब 50,000 से 5 गुना बढ़ गया। हाँ, 2.5 लाख। जब संवाद आया तो काफी लोग बेचैन हो गए, कहाँ से आएगा 2.5 लाख? 2,40,000 रुपया देना है। मैंने हिम्मत किया कि ठीक है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि जब किसी चीज को हम रिस्क ले लेते हैं तो उसको भली भांति निभाने का प्रयास करते हैं। तो हमको याद है कि मैं अपने खाते से 1,06,000 का चेक काटा। अच्छा। और दूसरे जगह से कुछ अन्य व्यक्तियों से, कुछ इंटर से जुटा करके 2,40,000 रुपया सिक्योरिटी मनी रांची विश्वविद्यालय में जमा करा दिया। और जब सिक्योरिटी मनी जमा हो गया तब सबका हौसला बुलंद। उस बीच राजेश बाबू का भी कभी पहल था, क्योंकि बाहर का काम वही करते थे, हम अंदर से यहाँ काम करते थे। उनके प्रयास से 2004 में
रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे SS कुशवाहा। अच्छा। वे यहाँ पर आए थे 5 अक्टूबर को 4 में। उस समय काफी उत्साह जनता में था, काफी भीड़ थी, काफी लोगों ने स्वागत किया और उनका काफी प्रयास रहा मान्यता दिलाने में। क्योंकि जब फाइल गया था तो उस समय के जो डायरेक्टर थे उन्होंने फाइल को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, क्या कारण था? कारण था कि शर्त को पूरा नहीं कर रहा। अच्छा। रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस समय राजेश बाबू वहीं थे और संजोग से VC महोदय भी वहीं थे। अच्छा। उनको कहा गया, VC महोदय डायरेक्टर से जाकर के बात किए घंटों, 45 मिनट तक बात। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर गया हूं, मैं जानता हूं, आप इसको मान्यता दीजिए। चूंकि रिजेक्ट कर चुके थे इसलिए 1 साल बाद मैंने 2005 से 5 विषयों के साथ जो है कॉलेज की मान्यता मिली। और जब उस समय रिजेक्ट कर दिए थे तो उसमें छात्रों को परीक्षा दिलाने में काफी परेशानी हुई, काफी परेशानी हुई। काफी छात्रों का शुल्क जो जमा करना पड़ा था, जो मैंने किया। कॉलेज के पास था कुछ नहीं। जब मान्यता मिली तब से कॉलेज रनिंग स्थिति में। तो उस समय रांची विश्वविद्यालय से ही संचालित होता था? हाँ, उसमें रांची से तो नीलांबर पितामह तो 2009 में हुआ है। अच्छा। तब तक तो वहीं से होता था और वहीं से फिर कुछ सब्जेक्ट का विस्तार भी हुआ वहां। जब नीलांबर पितामह आया तब से यहाँ से कार्य शुरू हुआ है। तो वहां से जो बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, जब मान्यता मिली तो सशर्त मान्यता उसमें था कि 30 बाई 40 का 7 कमरा बनाना है, ऑफिस बनाना है, लेबोरेटरी देना है, सारे काफी शर्त थे। फिर भी कभी हमने हिम्मत नहीं हारा और जहां जरूरत होता था अपने स्तर से लगा करके वो काम करवाया। मुझे याद है कि जब विधायक विदेश में थे जी। तो उनको भी लोग दिग्भ्रमित करके लोग रखा, जिससे महाविद्यालय का कार्य प्रगति पर नहीं था। तो मैंने अपने स्तर से पैसा दे करके बिल्डिंग का शुरुआत कराया था, जो 2 बिल्डिंग बनाया था। 2 रूम का शुरुआत मैंने कर दिया था, जो ढलाई लेवल तक चला गया था। हालांकि उनके जाने के बाद जब मैं सचिव बना तभी फिर सारे विकास का काम द्रुत गति से चला और आज जिस मकाम पर है कि आज कॉमर्स की भी पढ़ाई हो रही है। 5 सब्जेक्ट से आज 15 सब्जेक्ट में मान्यता मिली हुई है। आर्ट्स के साथ कॉमर्स भी चल रहा है। कॉमर्स के स्थायीकरण के लिए प्रयास चल रहा है। आज शिक्षकों को या कर्मियों को कहिए
सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता रहा है और अच्छी स्थिति में है। उसी प्रयास में 2019 में यहाँ पर नैक की टीम आई थी, वह भी मूल्यांकन किया और सी ग्रेड इसको प्राप्त हुआ। अच्छा। तो सी ग्रेड प्राप्त होने से कुछ सुविधाएं मिली। तो नैक के होने के का जो है समय अवधि 5 साल होता है। 2024 में पुनः नैक करना था, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन आवेदन देने के पश्चात यूजीसी का जो नैक पोर्टल है वो बंद है, जिसके कारण अगला जो सर्किल है पूरा नहीं हो रहा है और अगला सर्किल पूरा नहीं होने के कारण कुछ कठिनाइयां, कुछ नुकसान महाविद्यालय को हो रहा है, जिसमें हम समझते हैं कि महाविद्यालय का कोई दोष नहीं है। जब पोर्टल खुलेगा तो एसएसआर लोड करने के बाद नैक कराने की पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि नैक के समय मैं ही सचिव था और उसके सामने हमने वादा किया था कि मैं अगले चरण में यहाँ विज्ञान संकाय की व्यवस्था करूंगा। तब से ही मैं प्रयासरत हूँ और विश्वविद्यालय से साइंस संकाय के लिए जो है एनओसी भी प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके साथ काफी शर्त लगे हुए हैं। उस शर्त को पूरा करना एट ए टाइम महाविद्यालय के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमारी कमेटी जो चल रही है उसका प्रयास है कि फिलहाल जितना जल्दी हो सके इस विज्ञान संकाय को चालू किया जाए और अब आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग का प्रयास जारी है। सर, महाविद्यालय के प्रति इतने निस्वार्थ भाव से काम करने के बाद भी सचिव पद से एक बार हटा दिया गया था, कारण क्या था उसका? कारण ये सर्वविदित कि प्रशासनिक पावर का जब इस्तेमाल करते हैं, आप दुरुस्त चलाना चाहते हैं, तो उससे दुरुस्त चलने में कुछ लोगों को कष्ट होता है, जिससे वे चाहते हैं कि हमारा प्रशासन में ऐसा आदमी आए जिसका कोड़ा हम पर नहीं चले। क्योंकि मैंने कर्मचारियों से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने, समय पर पूरा काम करने पर जोर दिया था, तो उसमें कुछ कर्मी घंटे 2 घंटे 4 घंटे आते थे, चले जाते थे। उस पर मैंने टाइट कर दिया था, तो कष्ट उन लोगों को था। दूसरा, कुछ लोगों को कष्ट था जो चाहते थे कि हमको कुछ लाभ मिले, उस पर भी शिकंजा कस दिया गया था। तो उन लोग का एक मानना था कि ये नहीं रहेंगे तो हम लोग को लाभ मिलता रहेगा, और यही कारण से उन लोग षड्यंत्र करके या गलत आरोप प्रदर्शित करके, कान भर करके और अपना
सुलू सीधा किया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उस 3 वर्षों के काल में महाविद्यालय में कोई प्रोग्रेसिव वर्क नहीं हुआ। कोई प्रोग्रेसिव वर्क नहीं हुआ। और जब से मैं फिर आया हूं, तो आप महाविद्यालय में जाकर के देख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे आने के बाद कितना प्रोग्रेस हुआ है। और आज भी जो है चल रहा है। कार्यक्रम जितने भी होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, क्लास चलते हैं, फिर भी जितनी होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा सोच था, इसको हम एक आदर्श महाविद्यालय में परिणत करेंगे, वह कहीं न कहीं बाधित नजर आ रहा है। फिर भी हमारा प्रयास है कि जैसे मैंने इंटर को झारखंड स्तर का एक महाविद्यालय बना दिया, कि जो पेमेंट, जो भवन, जो स्थिति इंटर महाविद्यालय की है, वही स्तर जो है डिग्री महाविद्यालय का भी हो, यह भी जो है झारखंड में अपना स्थान प्रदर्शित कर सके, ताकि इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो महाविद्यालय है, यह भी एक चर्चा में आए कि देहात में भी ऐसा काम किया जा सकता है। सर, महाविद्यालय के किन्हीं कर्मचारी पर सर अनियमितता या फिर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा? हाँ, जो कर्मचारी अगर नियम विरुद्ध चलते हैं, तो निश्चित रूप में उन पर कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई में ऐसा नहीं है कि किसी को निकाल दिया जाता है, उनको सजग रहने के लिए हल्का सा दंड दिया जाता है। और हल्का सा दंड में ऐसा नहीं है, उनको 2 महीना का वेतन हेल्डअप किया जाता है, सुधार हो जाता है, पुनः उनको वेतन वापस कर दिया जाता है। ऐसे हमारे स्तर से हमने किसी कर्मचारी को ऐसा दंडित नहीं किया है, लेकिन सुधारात्मक के लिए हल्का दंड दिया जाता है। और आज उसका परिणाम है कि सभी कर्मचारी करीब करीब नियमित हैं और संयमित। सर, अभी शिक्षकों की गुणवत्ता और सर उनके चयन का सर क्या वो सिस्टम है? जहां तक शिक्षकों की गुणवत्ता का सवाल है, तो आज और कल में फर्क था। जी। पहले पढ़े लिखे कम लोग मिलते थे, यहाँ तक कि यहाँ पर इस एरिया में पढ़ाने के लिए हमें पास टीचर नहीं मिलते थे। हाँ। तो शुरू में हम लोगों ने रखा, तो जो नियम है यूनिवर्सिटी का कि डिग्री क्लास में जिस सब्जेक्ट में आपको बहाली करना है, 55% से कम नंबर नहीं होना चाहिए, नेट पास होना चाहिए, पीएचडी धारक होना चाहिए। तो ना नेट पास मिलते थे, ना पीएचडी धारक मिलते थे। लेकिन हम लोगों ने 55% के आधार पर 2004 से बहाली किया डिग्री में। और उस बहाली के आधार पर हमने सबको एक टास्क दिया कि आपको सर्विस में रहते पीएचडी कर लेना है या नेट पास करना है। जी। और जो भी उनकी योग्यता थी
योग्यता के परख के लिए विश्वविद्यालय स्तर से एक कमेटी बनाई जाती है, जो इंटरव्यू के समय ही वो कमेटी उनकी योग्यता की जांच करे और उनके अनुशंसा पर ही उनकी नियुक्ति की जाती है। उस हालत में सारी प्रक्रिया यहाँ पूरी की गई है, तो जो भी योग्य पाए गए उनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है और आज उसमें से अधिसंख्यक लोग पीएचडी की दौड़ में लगे हुए हैं और लोग पीएचडी कर भी चुके हैं। इसलिए योग्यता पर अब सवाल नहीं उठता है और आने वाला समय में भी हम लोग प्रयास इसी ढंग का करेंगे कि जो व्यक्ति ही उचित शिक्षा दे सकता है, इसलिए इसमें गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाए। सर अभी फिलहाल में जैसे सचिव पद पे है, तो सर सचिव पद पे मुख्य रूप से क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? सचिव पद जो होता है, क्योंकि महाविद्यालय में को चलाने के लिए, नियम कानून को पालन करने के लिए, सारे देखने के लिए तो प्रिंसिपल होता है। जी हाँ। ऑफिस बियरर होता है, सारे कागजात सारे क्रियाकलाप की उसको करना है, लेकिन उसके ऊपर में कमेटी होती है जो विश्वविद्यालय द्वारा बनी होती है। तो कमेटी में अभी जो कमेटी बनी है उसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें हमारे सांसद महोदय अध्यक्ष हैं, हमारे शिक्षाविद हैं अमित तिवारी जी, अच्छा, मैं डोनर के हैसियत से यहाँ पर सचिव हूँ और प्रिंसिपल्स हैं, टीआर हैं, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि होता है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और टीआर 1 साल के लिए ही होते हैं, हर साल उनका चयन होता है। बाकी जो 5 मेंबर हैं परमानेंट होते हैं। अच्छा, तो कॉलेज का प्रशासन प्रचार कोई गलती नहीं करे या प्रचार को कोई काम करना हो तो उसको सलाह देना, विधि विधान बताना और अगर कुछ करता है उस पर नियंत्रण रखना। क्योंकि सचिव पद जो होता है वो कॉलेज के लिए हेड होता है, इसके ऊपर भले अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सारे कार्यपालिका जो काम होता है उसको सचिव के देख रेख नहीं होता है और वित्त को भी देखना इनका काम होता है, कहीं अनियमितता हो तो ये सब जिम्मेवारी जो है हमारे ऊपर भी है और मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि कहीं गड़बड़ियाँ ना हो सके। और अभी तक जहाँ भी चला है हमारा प्रयास रहा है कि जो नियम बने हुए हैं, जो नॉर्थ यूनिवर्सिटी का बने हुए हैं, उसके अनुसार ही महाविद्यालय चले। ज़्यादा विवाद नियुक्ति पर ही होती है जी। तो नियुक्ति बहुत लोग बेकार वैकेंसी भी कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी नियुक्ति हो रही है वह विज्ञापन के आधार पर ही हो रही है। अच्छा, और आगे भी संभावनाएं हैं कि जो भी नियुक्ति होगी तो विज्ञापन के आधार पर ही होगी, ताकि कहीं भी नियम में कोई ढीलापन न हो। और मेरा एक मानना है कि जब हम नियम संगत रहेंगे तो चाहे कहीं भी आप जाइए वहां हमारी हार नहीं होगी। बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ लोग कॉलेज पर अपना कब्जा करने के लिए
कुछ षड्यंत्र किया था जी। और षड्यंत्र करके डोनर का चुनाव करा दिया। अच्छा। और डोनर का चुनाव कराने के बाद यूनिवर्सिटी से डोनर होने का नोटिफिकेशन भी करा लिया, जबकि वे डोनर थे ही नहीं, फर्जी डोनर बन गए। तो फर्जी डोनर के बाद जब नोटिफिकेशन हुआ तो हमने इसको हाई कोर्ट में भी किया, क्योंकि वो गलत था। इसलिए गलत को लेकर के उन लोग फिर खड़ा नहीं हो सका, कोई प्रूफ नहीं दे सका। तो इसलिए हम सच्चाई की ओर चलते हैं और मेरा मानना है कि जब हम सच्चे मार्ग पर चलेंगे, नियमबद्ध चलेंगे, तो कहीं हार हमारी नहीं होगी। यहाँ तक कि कमेटी ने भी एक बार गलत किया था, वो भी लोग हाई कोर्ट चले गए और हमने जो डिसीजन दिया था वह सही था, जिससे वहां से भी हाई कोर्ट से जीत करके लोग आए और आज 3 आदमी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हमारे स्तर से कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं रहा है। और अगर ईश्वर की दया हुई तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन जीवन काल के बचे होंगे तो मैं कलंक लेने के पक्ष में नहीं। सर, महाविद्यालय में अगर छात्रों या शिक्षकों को कुछ अगर शिकायत करना हो तो सर उसका कोई है सिस्टम? महाविद्यालय में वहां पर बहुत से सेल बने हुए जी। हर तरह का जो समस्या होती है उसके लिए अलग अलग सेल बना हुआ है। तो जिस तरह की समस्या है उस सेल का पदाधिकारी बने हुए हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, हेड हैं, वे अपने सेल के पदाधिकारी के पास कंप्लेन करेंगे और वे उसका निराकरण करते हैं, इससे उसका समाधान होता है। सर, कॉलेज का संचालन करने में सर किन किन बाधाओं का सामना होता है? जैसे कॉलेज के संचालन करने में कभी कभी अनावश्यक रूप से भी परेशानी आती है और कभी स्थानीय मामला उछावल होता है, कभी किसी का सर्विस का मामला होगा, कोई ऐसा होगा कि काम नहीं करके वेतन लेना चाहेगा जी, है समय पर नहीं आकर के भी वह जो है पूरा क्लेम मांगेगा, कोई बहाना बना करके भाग जाना चाहेगा। तो ये छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, तो उसका निराकरण हम लोग मिल बैठ के कॉलेज में बैठक होती है, उन लोगों को समझाया जाता है और अगर उससे नहीं मानता है तो मैंने कहा कि हल्का दंडात्मक कार्रवाई होती है, तो जिससे वे अपने रास्ते पर आ जाते हैं। तो किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव भी होता है? देखिए, वैसा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कोई कोई लोग उसका सहारा लेते हैं जी, और प्रयास करते हैं कि हमारा राजनीतिक दबाव के कारण ही जो है हमको लाभ मिल जाए, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं और उसको भी अपने ढंग से हल करने का प्रयास करता हूं। सचिव पद के कार्यकाल में सबसे बड़ा चुनौती सर अभी तक में क्या रहा है आपका? सचिव काल में जो मैंने शुरू से देखा है, कंस्ट्रक्शन वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क दोनों चुनौती भरा कार्य। कंस्ट्रक्शन वर्क इसलिए चुनौती भरा कार्य है कि अभी तक
महाविद्यालय को कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से कहीं कोई पैसा नहीं मिला है। कॉलेज की अर्थव्यवस्था को ही मैनेज करते हुए, कर्मचारियों को वेतन देते हुए ही उसी में से कुछ कटौती करके डेवलपमेंट का काम करना है। ये बड़ी चुनौती है। और कंस्ट्रक्शन भी हो, कोई मजबूत कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी प्रथा वाली कंस्ट्रक्शन नहीं। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी बिल्डिंग बनते हैं, ठेकेदार बना के चला जाता है, 5 साल में गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रथा को हमने विरोध किया है। और जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है, क्योंकि पैसा कॉलेज का लगता है, इसलिए इंजीनियर की देखरेख में, उसके मंतव्य से ठेकेदार ही करता है, लेकिन मजबूत काम होता है। और जो भी हुआ है वो सही हुआ है, जिससे अभी तक नुकसान तो नहीं हुआ है। ऐसे प्राकृतिक आपदा कहीं हो, लेकिन वो भी अगर होता है तो कहीं कहीं कर्मचारियों का जो है उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो जाता है कि वे चाहते हैं कि कम से कम में हो जाए, और जिसका रिजल्ट सही नहीं होता है। सर, महाविद्यालय में सरकार की तरफ से या अन्य संस्थाओं के तरफ से कुछ वैसा मदद मिलता है? देखिए, अभी तक तो नहीं मिला है। अभी हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने ही डॉक्टर शशि भूषण ने जी, तो उन्होंने 15 लाख का आवंटन किया था, जिससे एक रूम बना हुआ है। और सांसद महोदय से, जो पूर्व सांसद थे सुनील कुमार सिंह जी, उनके कोटा से 5 लाख का आवंटन हुआ था, जिससे कंट्रोल रूम बना हुआ है। हालांकि उसमें भी महाविद्यालय को योगदान करना पड़ा है, तभी वह तैयार हुआ है। इसके अलावा जो भी मदद हुआ है, इंटर में सांसद ही मदद की है, क्योंकि पूर्व में आपके उपेंद्र नाथ वर्मा सांसद थे, उन्होंने दिया। फिर नागमणि जी दिए, इंदर सिंह नामधारी दिए, उन लोगों ने इंटर में मदद किया है। लेकिन डिग्री में अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। हाँ, अब जब इधर अभी हम सचिव काल में हमारे कुछ लोगों ने मदद किया है, जिसकी मैं काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ। इसमें हमारे पंचम प्रसाद जो प्रमुख हैं, उन्होंने सोलर पंप दिया है। हमारे मुखिया पद्मन सिंह हैं, वो भी सोलर पंप दिए हुए हैं। और इस तरह से छोटे छोटे कुछ लोग दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है, जिला परिषद से भी उन्होंने भी काफ़ी आश्वासन दिया है कि हम इसमें मदद करेंगे। और कुछ स्कीम को उन्होंने विस्तारित किया है। अब निकट भविष्य में क्या होगा वो तो गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन हमारा प्रयास है कि उन लोग से मदद लिया जाए, छोटे छोटे ही सही। और इस तरह से हम लोग मदद के आभारी हैं, और आह्वान भी करते हैं कि जितने भी लोग हैं एरिया के, अगर किसी तरह का भी कोई मदद किसी वे में करना चाहते हैं, तो बखूबी यहाँ आकर के अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए महाविद्यालय हमेशा उनके प्रति आभार प्रकट करेगा। सर, महाविद्यालय समाज के प्रति सर कुछ वैसा योगदान करता है? हाँ, महाविद्यालय में वहाँ पर एक विंग्स है, एनएसएस और एनसीसी। तो एनएसएस जो है वो सेवा संगठन है, उसका नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना। तो वह जो है हमेशा उसका काम है समाज में जो कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना। और वह जैसे मद्यपान निषेध के लिए जो है अपना प्रचार अभियान चलाता है,
सड़क सुरक्षा के लिए अभियान चलाता है, स्वच्छता अभियान चलाता है, रक्तदान शिविर चलाता है, खेल कूद चलाता है। सारे जो सामाजिक गतिविधियां जहाँ सेवा की जरूरत होती है, बहुत जगह कभी कभी यहाँ पांकी में हॉस्पिटल में, वहाँ गांव में बहुत बार स्वच्छता अभियान चलाया गया है। कई बार हम लोग चतराई जाकर के भी बाजार की सफाई किए हैं, पांकी में हॉस्पिटल की सफाई किए हैं और बगल बगल गांव में भी सफाई किए हैं। स्वच्छता अभियान चलाया गया। फिर जो है मद्यपान का चलाया, सुरक्षा के लिए जो है हम लोग बजरिया रोड पर भी कई बार कैंप किए हैं। तो इस तरह से कुछ न कुछ सामाजिक कार्य भी होते रहते हैं और हमारा प्रयास है कि इस ढंग का कार्य होते रहे ताकि पब्लिक का भी एक रुझान महाविद्यालय के प्रति बना रहे। सर, महाविद्यालय में जैसे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र या दिव्यांग छात्रों के लिए सर कुछ वैसा अलग से विशेष सुविधा दिया हुआ? जो कमजोर छात्र होते हैं वहाँ एक हम लोगों ने फंड बनाया है, कहीं भी फंड होता है, वह है निर्धन छात्र कोष जी, है ना। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई छात्र आता है जिसको हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं, जिसको मदद की जरूरत है, तो हम लोग उसको मदद पहुंचाते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए, दिव्यांग छात्रों को भी उसी कैटेगरी में आते हैं, जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद दी जाती है। सर, महाविद्यालय में किसी भी काम को लेकर पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है? देखिए, वहां पर विंग्स बने हुए हैं, सबकी जिम्मेवारी बनी हुई है और जहां तक कार्य का देख रेख है जी, तो वह तो प्रिंसिपल के अधीन होता है, देखते ही है। जहां तक वित्त की बात होती है तो वित्त के लिए हमारे यहाँ फाइलिंग सिस्टम होता है। कोई भी चीज जो परचेज करना हो तो उसके लिए कमेटी बनी हुई है, परचेजिंग कमेटी सामान दे के भी खरीदती है जी, और सबके नज़र में रहता है, सबके सहयोग में लिया जाता है और उसी के हिसाब से उन लोग के रिकमेंडेशन पर ही जो है उसका भुगतान होता है, काम होता है। उसमें भी हमारे कर्मचारी एंगेज रहते हैं, उनके निर्देशन में काम होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी तरह का कोई वैसा चीज देखने को नहीं मिलता है, सारा चीज पारदर्शी होता है और अंत में इसका साल में इसका ऑडिट भी होता है। ऑडिट रिपोर्ट तैयार होता है जो एक दस्तावेज बन जाता है और उसका रिपोर्टिंग जो है हर जगह यूनिवर्सिटी तक में भी भेजा जाता है, गवर्नमेंट में भी जाता है। इसलिए वहाँ यहाँ पर गड़बड़ी की संभावना बहुत कम है। अब 0 पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया जाता है कि 0 ही रहे। सर, इसमें छात्र उपस्थिति को लेकर सर कुछ वैसा नीति है कॉलेज प्रबंधन के पास? छात्र उपस्थिति लेकर के यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन कि आपके 75% उपस्थिति होनी चाहिए जी, और तभी जो है आप उसका फॉर्म भरवाइए। और यहाँ नहीं, ये आपके मैट्रिक स्तर से लेकर के कॉलेज स्तर तक सब जगह यही नहीं है। लेकिन जो व्यवहारिकता है, चाहे कहीं भी हो, उस व्यवहारिकता में कहीं भी धरातल पर नहीं है। हम लोगों का प्रयास है कि अधिकतम छात्र जुड़े, चूंकि यह हायर एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन में बहुत से छात्र ऐसे भी आते हैं जो इस गरीब क्षेत्र में कमाने खाने के लिए भी बाहर चले जाते हैं और बाहर रह करके भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं
परीक्षा देते हैं, पास करके अपना डिग्री हासिल करते हैं और अगर सक्षम हुए तो वे अच्छी खासी जॉब भी प्राप्त कर लेते हैं। और सर आने वाले समय में सर महाविद्यालय के विकास के लिए आपके पास कुछ और योजनाएं हैं वैसे? देखिए, आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि जैसे ही हमारा विज्ञान संकाय खुल जाता है जी, क्योंकि सच होता है कि जब तक विज्ञान आप नहीं खोलिएगा दूसरा चीज आप नहीं लग सकते। तो जो ही विज्ञान संकाय खुल जाता है उसके बाद हम व्यावसायिक शिक्षा को इंटर करेंगे, ANM, GNM, कौशल विकास, तरह तरह की जो है ITI का, B.Ed का, तो ये सब शिक्षाओं को हम इसमें जोड़ सकते हैं ताकि यहाँ से शिक्षा पा करके अपना लोग रोजगार कर सके और अपना जीवन को सफल बना सके। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है उसमें ऐसा विकास किया जाए, चारित्रिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, और जिससे वह अपने जीवन में सफलता हासिल करे और सफल जीवन व्यतीत कर सके। सर आप ही के सहयोग से सोनपुरा टिकुलिया स्थित एक ज्ञानोदय उच्च विद्यालय का निर्माण किया गया था, तो सर उसका क्या इतिहास रहा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे जिंदगी की भी वो एक उपलब्धि है। जब मैं गाँव में था उस समय ही मेरे मन में ख्याल आया था कि यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि सोनपुरा जो मिडिल स्कूल है वहां पर 1962 से कई बार हाई स्कूल खोला गया, लेकिन कोई भी सफलीभूत नहीं हुआ। कोई 6 महीना चला, कोई 1 साल चला, कोई 1.5 साल चला, वह नहीं चल सका। तो उस समय वहां सांसद थे उपेंद्र नाथ वर्मा, उनके नजदीक में हमारे इंजीनियर हैं नरेश सिंह, उनके सानिध्य में रहते थे। उनका विचार आया कि यहाँ पर एक बालिकाओं के लिए हाई स्कूल खोला जाए। मैंने सहमति दिया कि आप सांसद महोदय से बात करें, फंड अगर दे देते हैं तो खोल देंगे। सांसद महोदय ने 2.5 लाख रुपया उस स्कूल के लिए स्वीकृत कर दिए। स्वीकृत करने के बाद जमीन की तलाश की गई, तो वह जमीन सोनपुरा के आसपास नहीं मिला। तो हम लोगों ने अपने गांव के पास कुछ जमीन था उसमें खोलने का निश्चय किया, लेकिन दुर्भाग्य था हम लोगों ने खोल तो दिया, लेकिन उस समय वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे भवनाथ झा। जब उस मद की राशि निर्गत होने की बात आई, चेक कटने की बात आ गई थी, मकान का प्रारूप भी बन चुका था, उसी बीच बीडीओ साहब की हत्या होगी। अच्छा। और उनके हत्या होने के बाद वह राशि निर्गत नहीं हो सकी, माहौल काफी प्रदूषित हो गया। और आने वाले समय में जो इलेक्शन हुआ उसमें वर्मा जी की हार हो गई, जिससे वह राशि हम लोगों को नहीं मिल सकी।
लेकिन जब विद्यालय का ओपनिंग कर दिया गया था तो सर्वप्रथम उपेंद्र नाथ वर्मा बालिका उच्च विद्यालय के नाम से वह संचालित था, लेकिन राशि नहीं मिली और ऐसा पाया गया कि सिर्फ बालिकाओं के शिक्षा देने से बालक बच जाएंगे, हाँ, उन लोगों को परेशानी होगी, तो उसको एक सामान्य विद्यालय बना दिया गया जो बाद में ज्ञानोदय उच्च विद्यालय टिकुलिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राशि वहां नहीं आई तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई, भवन कैसे बनेगा, और बगैर भवन के विद्यालय नहीं चल सकता। वैसी स्थिति में क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि हमारे नाम से अगर या जिसकी अगवानी हम कर रहे हैं वह जगह अगर नहीं खुलेगा तो फिर लोग बदनाम करेंगे, इसलिए मैंने मोर्चा संभाल लिया, कहा कि जैसे भी होगा जब खुल गया है तो नहीं टूटेगा। ग्रामीणों के सहयोग लिया गया और ग्रामीणों के सहयोग से एक ईंटा का फप्पा लगाया गया और उस भट्ठे से 100 फीट का में 4 कमरा बनाया गया, जो आज भी है, कपड़े बना हुआ है, और उसमें पढ़ाई लिखाई चलना शुरू हो गया। उसमें भी काफी परेशानियां हमें हुई जमीन की उपलब्धता में, लेकिन काफी प्रयास के बाद वह जमीन हम लोग विद्यालय के लिए राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड करा सके और आज वह सर्वे में भी दर्ज है। उसके बाद उसकी मान्यता के लिए प्रयास किया जाने लगा। वह 1995 में हम लोगों ने उसको शुरुआत किया था, काफी प्रयास किया, काउंसिल के शर्त रोज बदलते चले गए और पक्का मकान की ख्वाहिश हुई तो हम लोगों ने पक्का मकान बनाना शुरू किया। पहले के शर्त के अनुसार एक बड़ा हॉल की जरूरत थी, हमने हॉल भी बनवाया और चलते रहा। इस विद्यालय को 2005 से हम लोगों ने मान्यता प्राप्त किया और अनुदान लेना शुरू किया, तो यह अनुदानित विद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद क्योंकि उस समय वहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, पूरब में कस्मार था और पश्चिम वहां से 20 किलोमीटर दूरी तक हस्ती था, कोई हाई स्कूल नहीं था, इसलिए काफी परेशानियां थी। स्कूल खोलने के बाद आज लाखों छात्र वहां से पास कर चुके हैं मैट्रिक और अपनी योग्यता का विस्तार लोग कर रहे हैं। वह विद्यालय अनुदान के रूप में आज भी चल रहा है। काफी प्रयास के बाद और बिल्डिंग बनाए गए, आज जरूरत के अनुसार उसके पास पक्का बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें कार्यालय भी है, 4 अच्छे कमरे हैं क्लास के लिए, लाइब्रेरी के लिए, लेबोरेटरी के लिए, सारी चीज उपलब्ध है। अभी 2024 में
उसको प्रस्वीकृति प्राप्त हो चुका है और वह विद्यालय काफी प्रयास से चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज तक किसी ने कोई सहयोग सरकार स्तर से वहां नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं। इस वर्ष उसे अनुदान भी नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रयास चल रहा है कि अनुदान मिल जाए और अनुदान ही वहां के लिए एक सहारा है शिक्षकों का। शिक्षकों की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जिससे समुचित शिक्षा जितना मिलना चाहिए, जितना त्याग उन लोगों को करना चाहिए, अपने अर्थ संसाधन के जुटाने में व्यस्त लोग रहते हैं। फिर भी उनका भी प्रयास से शिक्षण कार्य चल रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वहां भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिला सकेंगे, ऐसा प्रयास मेरा चल रहा है। और अभिभावक का सहयोग, कर्मचारियों का सहयोग, बच्चों का सहयोग जिस भाव से मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप में वह भी विद्यालय जो है एक स्थान प्राप्त करे, ऐसा मुझे उम्मीद है। विद्यालय की जब शुरुआत की गई थी तो शुरुआत के दिनों में वहां का खर्च का निर्वहन कैसे किया जाता था? खर्च का निर्वहन जो शुरुआती दौर में हुआ, जितने भी गांव के लोग थे सबको 1,000 का भार दिया गया और वह लोगों ने पूरा किया, चाहे वह मजदूरी के रूप में हो, सामान के रूप में हो या नगद के रूप में। और बाकी जो बाहरी खर्च होते थे उसका वहन मैं ही करता। और आज भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से उसको सहयोग करके पूरा करवा रहा हूँ। जैसे अभी 2 साल पहले हमें भवन बनाना था और काउंसिल का रिपोर्ट आया कितना हमको भवन चाहिए, तो उसमें भी लोगों ने सहयोग किया, मैंने भी काफी सहयोग किया। किसी ने ईंट दिया, किसी ने छड़ी दिया, किसी ने बालू दिया, किसी ने सीमेंट दिया। तो मैं भी अपने स्तर से पूरा ईंट का भार ले लिया था। 14,000 ईंट लगे थे उसमें, तो टोटल खर्चा मैंने किया है। राज बन के तैयार है। तो इस तरह से सहयोग से चल रहा है, लेकिन उतना चलाने के बाद उससे हमारी कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक हित में वह चले और सबका विकास। किन मूल्यों या सिद्धांतों को आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, हमारे जीवन में मुख्य रूप से रहा है, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। और यदि आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि कहावत है कि कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। इसलिए हम अपने जीवन में कभी भी मेहनत से कतराते नहीं।
आज भी हमारे पास जो केस है आते हैं कभी कभी रिटायर्ड केस, उसमें हमको एक एक केस में घंटों घंटों समय लगता है। पूरा छानबीन करके ही उसको हम मेडिसिन अप्लाई करते हैं और वो आदमी सफल हो जाता है। इसलिए मेहनत से जी नहीं चुराए, तत्परता में कमी नहीं हो, तत्परता से काम करे और लक्ष्य आधारित करे, तो मैं समझता हूँ कि किसी के जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी और निश्चित रूप में उसका जीवन सफल। जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी के विकास में आर्थिक बाधा भी कहीं कहीं उसको आगे बढ़ने से रोक देता है जी। लेकिन मैं जब अध्ययन करता हूँ तो कल का समय आज के समय बहुत अंतर हो गया है। यदि आपके अंदर जुनून है और आप कुछ करना चाहते हैं तो आज के समय में कहीं कोई व्यवधान नहीं, आपको हर जगह हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और आपको लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी और कहीं वैसी आर्थिक बाधा आपको रोक नहीं सकती यदि आपके अंदर कर्मठता है, ईमानदारी है और जुनून है। सर कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया कि महसूस हुआ हो कि जो व्यस्तता वाला जीवन है वो छोड़ करके आराम से अपना जीवन व्यतीत करें? नहीं, ऐसा आज तक मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है जी। तो हमारा प्रयास रहता है कि दिमाग को कहीं न कहीं हमेशा इंगेज रखो। शरीर है तो रेस्ट तो मांगेगा ही, लेकिन खास करके हम लोग अनुभव करते हैं जब संडे क्लोज होता है जी। और काम अगर नहीं हम कुछ करें कि संडे क्लोज हमारा है तो हम दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर कहीं नहीं गए तो उस दिन काफी थकावट अनुभव होती है जी। फिर काम पर चले जाइएगा, सब थकावट दूर हो जाएगी। तो इसलिए व्यस्त रहना बहुत जरूरी है और मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो हमारे साथ सेवानिवृत्त हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं, लेकिन वे शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से काफी कमजोर हो चुके हैं। इसलिए उससे मजबूती के लिए भी आदमी को व्यस्त रहना, मस्त रहना जरूरी है। सर आपका कोई वैसा प्रेरणादायक अनुभव जो छात्रों के साथ साझा करना चाहेंगे? कोई भी छात्र हो, यदि वह निश्चित कर ले, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कार्य और हर छात्र का अलग अलग क्षेत्र होता है जी। सबका मन सब विभाग में नहीं लगता है जी। तो साइकोलॉजिकली उसको देखा जाए कि इसे किस क्षेत्र में मन लग रहा है और हम समझते हैं कि उसके अभिभावक को उसी क्षेत्र में उसको भेजना चाहिए, तभी वह सफल होगा। बहुत जगह हम देखते हैं कि अभिभावक चाहते हैं कि हमारा लड़का इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए और उसके लिए वह काफी प्रयास भी करता है, यहाँ तक कि एडमिशन भी करवा देता है। लेकिन छात्र में अगर वैसी एबिलिटी नहीं, इच्छाएं नहीं है तो छात्र वहां असफल हो जाता है और बहुत जगह तो इतिहास मिलता है कि असफलता के कारण छात्र सुसाइड कर लेता है जी। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ और अभिभावकों से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों का यह भी ख्याल रखें कि बच्चा किस ओर जाना चाहता है जी, क्या करना चाहता है, उस पर ज्यादा दबाव देकर के कोई काम न कराएं, अन्यथा उसका रिजल्ट जो है विपरीत दिशा में चला जाता है। और छात्र लोग से मैं ये कहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। योग्यता तुम्हारे पास रहेगा
तो जीवन में कभी भी वो फलदायी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले योग्य बनो, योग्यता हासिल करो, इसके बाद तब क्लेम करो। बहुत लोग को देखते हैं योग्यता नहीं है और क्लेम करेंगे हमको सर ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले योग्यता हासिल करो, इसके बाद क्लेम करो, और योग्यता हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करो, सफलता मिलेगी। सर अभी जैसे सरकारी स्कूलों में सर जो शिक्षा व्यवस्था है तो सर वहाँ छात्रों का संख्या बहुत कम होते जा रहा है। तो सर आप शिक्षक भी रह चुके हैं, तो सर अभी तक जो अनुभव किए उस अनुभव के आधार पर सर बताएं कि वहाँ छात्रों का संख्या बढ़ाने के लिए सर कुछ वैसा बदलाव जरूरी है क्या क्या सर हो सकते हैं? देखिए, बदलाव के लिए ठहराव जरूरी है जी। और ठहराव के लिए बच्चों को समुचित देखभाल, समुचित शिक्षा होनी चाहिए और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होना जरूरी है। और शिक्षक हो अगर त्याग के भाव से बच्चों को पढ़ाने, तो जो परंपरागत चीज थी पहले, जो गुरु का जो सम्मान मिलता था वो आज भी बरकरार है यदि शिक्षक अपना शिक्षक का गुण निभाए। लेकिन आज के शिक्षक क्या है, उनकी बहाली हो जाती है, वे समझते हैं कि हमें जो है नौकरी मिल गया, हमारा काम है पूरा करना। दूसरी चीज की इतने तरह का लिटिगेशन अब हो गया है स्कूलों में, या इतने तरह के कार्य शिक्षकों के अंदर में मिल गए हैं जिससे शिक्षक उस काम में ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। अगर उसमें सुधार किया जाए, पर्याप्त शिक्षक दिए जाए, तो निश्चित रूप में आने वाला समय में वहां भी शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सकता है। सर अंत में समाज और युवाओं को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी समाज में दो चीजें ज्यादा चल रही, एक है अर्थयुक्त समाज और दूसरा है ज्ञान युक्त समाज। जी। तो जो लोग पढ़ लिख गए, सचमुच में जिन्होंने पढ़ा या कहीं सेवा भाव में है, सेवा में जुटे हुए हैं, वे उनकी व्यस्तता अगर ज्यादा होती है तो समाज से थोड़ा सा अलग हो जाता है जी। लेकिन और लोग जो हैं वे भी चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े और समाज को कुछ देना चाहते हैं और उसी के आधार पर कुछ सामाजिक संगठन का निर्माण हो जाता है। तो सामाजिक संगठन भी कोशिश करते हैं कि बच्चों में विकास हो, बच्चों को प्रेरणा मिले। आज हमारे समाज में भी बहुत से संगठन चल रहे हैं जो कहीं कहीं फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पर निःशुल्क जो है परामर्श केंद्र खोल दिए हैं, आप परामर्श जाकर ले सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। तो दूसरा वर्ग होता है समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग के सामने भी समस्याएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है जो बहुत हाई फाई स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ देहातों में भी, कि देहात में भी अब हर जगह लगभग प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं बच्चों का, और वह भी जो मजदूर है वह भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजना प्रयास कर रहा है। यानी शिक्षा के प्रति उसमें भी जागृति आई है कि हमारा बच्चा भी पढ़े और कुछ आगे विकास करे।
सर आपने इतना हमें बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।